मात्र 30 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने दुनिया का पूरा नक्शा बदल दिया। कोई राजा, कोई साम्राज्य और कोई दीवार उसके सामने टिक नहीं सकी। एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास को कंपा देता है, वो नाम है सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैसेडोनिया के छोटे से राज्य से उठकर उसने ग्रीस, फारस और मिस्र से लेकर भारत की सीमाओं तक विजय प्राप्त की। लेकिन सवाल ये है कि एक युवक ने इतने कम समय में आधी दुनिया पर कब्जा कैसे कर लिया? क्या वो केवल एक विजेता था या एक दूरदर्शी नेता? और उसकी मृत्यु आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक क्यों बनी हुई है? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सिकंदर के बचपन, उसकी बहादुरी और उसकी युद्ध रणनीतियों को चरण दर चरण समझेंगे। हम साम्राज्य के बाद साम्राज्य को नष्ट करने की कहानी और 30 साल की उम्र से पहले ही दुनिया को जीतने के पीछे का असली रहस्य जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस बिल्कुल नए एपिसोड में छेत्री के साथ आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया की राजधानी पेला में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम अलेक्जेंडर रखा गया। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, जिन्होंने मैसेडोनिया को ग्रीस की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति बना दिया था। उसकी मां ओलंपियास थी, जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसका मानना था कि उसका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है। बचपन से ही सिकंदर सत्ता, राजनीति और युद्ध से घिरा रहा। मात्र 10 साल की उम्र में सिकंदर ने एक ही घटना से सबका ध्यान खींचा। बुसेफेलस नाम का एक जंगली घोड़ा था, जिसे कोई वश में नहीं कर पा रहा था। सिकंदर ने गौर किया कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है। उसने घोड़े का मुंह सूरज की ओर कर दिया और शांति से उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तब राजा फिलिप ने कहा था, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा जीतने के लिए हुआ है। ये कथन अंततः सच साबित हुआ। सिकंदर की शिक्षा दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक अरस्तु को सौंपी गई थी। अरस्तु ने उन्हें दर्शन, राजनीति, नैतिकता, विज्ञान, इतिहास और होमर की इलियड सिखाई। ये शिक्षा ने सिकंदर को न केवल एक योद्धा बल्कि एक विचारशील नेता बनाया। उसका मानना था कि साम्राज्य केवल तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी बनाए जा सकते हैं। जब सिकंदर केवल 16 वर्ष का था, तब राजा फिलिप ने उसे मैसेडोनिया का रीजेंट, राजप्रतिनिधि बनाया। उस उम्र में भी उसने विद्रोहों को दबाया, एक शहर की स्थापना की और साबित कर दिया कि वो केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि भविष्य का सम्राट बनने के योग्य है। 336 ईसा पूर्व राजा फिलिप द्वितीय की एक हत्यारे द्वारा हत्या कर दी जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठता है। लेकिन चारों ओर विद्रोह, ग्रीक नगर राज्यों की अवज्ञा और फारस के खतरे के साथ कई लोगों ने सोचा कि ये युवा राजा टिक नहीं पाएगा। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही लिखा था। दोस्तों, जरा सोचिए, 20 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठना और चारों तरफ दुश्मन। फिर भी इस युवा राजा ने फैसला किया कि वो केवल शासन नहीं करेगा, वो दुनिया जीत लेगा। सिंहासन संभालने के बाद सिकंदर की पहली समस्या विदेश में नहीं बल्कि घर में थी। जैसे ही फिलिप की मृत्यु की खबर फैली, कई ग्रीक नगर राज्यों ने सोचा कि ये उनके लिए मौका है। एक 20 साल का लड़का हमारा क्या कर सकता है? एथेंस और थीव सहित कई शक्तिशाली नगर राज्यों ने मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह की तैयारी की। फारस ने भी पीछे से उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने सिकंदर को समझने में भारी भूल की थी। 335 ईसा पूर्व में थीव्स ने सीधे तौर पर विद्रोह की घोषणा कर दी। बिना किसी बातचीत के सिकंदर ने बिजली की गति से थीव्स पर हमला कर दिया। परिणाम विनाशकारी था। शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। हजारों लोग मारे गए और जीवित बचे लोगों को गुलामी में बेच दिया गया। केवल मंदिरों और कवि पिंडर के घर को अछूता छोड़ दिया गया। इस एक घटना ने बाकी ग्रीक नगर राज्यों को एहसास करा दिया कि यदि सिकंदर के अधिकार को चुनौती दी गई तो युवा राजा कोई दया नहीं दिखाएगा। एथेंस और बाकी सभी ने जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार ग्रीस का दमन समाप्त हुआ। ग्रीस को शांत करने के बाद सिकंदर ने अपना ध्यान उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य फारस, पर्शिया की ओर लगाया। ये वही फारस था जिसने कभी ग्रीस पर हमला किया था, जिसके पास अपार संपत्ति थी और जिसका शासन राजा दारा तृतीय, डेरियस III के पास था। सिकंदर के 2 मकसद थे। नंबर 1, ग्रीस पर आक्रमण का बदला लेना। नंबर 2, एशिया को जीतना और विश्व सम्राट बनना। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर लगभग 35,000 सैनिकों के साथ यूरोप से एशिया में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने हेलेस्पोंट को पार किया, उसने जमीन में एक भाला मारा और घोषणा की वो एशिया जीतने आया है। ये केवल एक घोषणा नहीं थी, ये इतिहास बदलने वाले बदलाव की शुरुआत थी।
फारसी सेना ने सोचा था कि मैसेडोनियाई सेना नदी पार करते समय हमले का सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन सिकंदर ने खुद अग्रिम पंक्ति से नेतृत्व किया। ग्रानिकस नदी के युद्ध में फारसी सेना को कुचल किया गया। एशिया माइनर के द्वार खुल गए और सिकंदर की अजेय छवि का जन्म हुआ। इस युद्ध के बाद कई शहरों ने स्वेच्छा से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि वो न केवल बहादुर था बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार भी था। उसने मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और अपने सैनिकों के बीच डर के बजाय विश्वास पैदा किया। उसके आदमियों का मानना था कि जहाँ सिकंदर खड़ा है वहाँ हार असंभव है। ग्रीस को वश में करने के बाद एक युवा राजा एशिया की दहलीज पर खड़ा था। उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य फारस था। सवाल ये था कि कौन किसे इतिहास में बदल देगा। एशिया में कदम रखने के बाद सिकंदर के लक्ष्य अब छोटे नहीं रहे थे। उसके सामने अब केवल एक ही नाम था, फारसी साम्राज्य, उस समय का सबसे धनी और विशाल साम्राज्य, जिसका शासन राजा दारा तृतीय के पास था। 333 ईसा पूर्व में दारा खुद इसूस नामक एक संकीर्ण तटीय क्षेत्र में एक विशाल सेना के साथ पहुंचा। संख्या के मामले में फारसी सेना मैसेडोनियाई लोगों से कई गुना बड़ी थी, लेकिन इलाका संकरा था और वही सिकंदर के लिए अवसर था। उसने फारसी पंक्ति के केंद्र पर हमला किया और सीधे दारा की ओर बढ़ा। दारा डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग गया। जब राजा भाग गया तो सैनिकों का मनोबल टूट गया और फारसी सेना की हार हुई। इस युद्ध में सिकंदर ने केवल जीत ही हासिल नहीं की, उसने फारसी राजा के डर को भी तोड़ दिया। जैसे ही फारसी सेना पीछे हटी, मिस्र ने सिकंदर का एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर को मिस्र में फिरौन घोषित किया गया और भगवान अमुन के पुत्र के रूप में मान्यता दी गई। इसके साथ ही सिकंदर ने नए शहर अलेक्जेंड्रिया की नींव रखी। दोस्तों, ये शहर बाद में ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। यहीं सिकंदर को एहसास हुआ कि वो केवल जीत नहीं रहा है, वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर रहा है। 331 ईसा पूर्व दारा में एक विशाल सेना के साथ तैयारी की। युद्ध के हाथी, हसिया लगे रथ और लगभग 1 लाख सैनिक। लेकिन सिकंदर के पास अनुशासन, प्रशिक्षण और सटीक रणनीति थी। उसने अपनी सेना को इस तरह व्यवस्थित किया कि फारसी सेना बिखर जाए। एक बिंदु पर सिकंदर ने फिर से सीधे दारा पर हमला किया। एक बार फिर दारा भाग गया। ये पलायन फारसी साम्राज्य के लिए मृत्यु की घंटी थी। गाउगा के बाद बेबीलोन, सूसा और परसेपोलिस जैसे शहर एक एक करके गिरते गए। परसेपोलिस और फारसी शाही महल को जलाकर खाक कर दिया गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को एक युवक के हाथों छिन्न भिन्न कर दिया गया। दोस्तों, जब कोई राजा युद्ध के मैदान से 2 बार भागता है तो वो केवल युद्ध नहीं हारता, वो इतिहास हार जाता है। लेकिन सवाल ये है कि फारस को जीतने के बाद क्या सिकंदर का विजय का लालच रुक गया? मध्य एशिया से भारत की सीमा तक फारसी साम्राज्य के पतन के बाद कई लोगों ने सोचा कि सिकंदर आखिरकार रुक जाएगा। लेकिन सिकंदर के लिए विजय कभी अंतिम मंजिल नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। एक नया सवाल उठा, पूर्व में और क्या है? दोस्तों, भले ही फारस ढह गया, लेकिन मध्य एशिया के क्षेत्र जैसे आज का अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान आसानी से नहीं झुके। यहाँ युद्ध अलग था, पहाड़ी इलाका, गुरिल्ला हमले और दीर्घकालिक प्रतिरोध। इस दौरान सिकंदर को पहली बार एहसास हुआ कि साम्राज्य को बनाए रखने के लिए केवल बड़ी लड़ाई जीतना ही काफी नहीं है। उसने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन और वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किया। उसने फारसी पोशाक और रीति रिवाजों को अपनाया, ग्रीक और स्थानीय संस्कृतियों का मेल किया। इससे कई मैसेडोनियाई असंतुष्ट हुए, लेकिन सिकंदर अब खुद को केवल एक ग्रीक राजा के रूप में नहीं देखता था, वो खुद को विश्व सम्राट के रूप में देखने लगा था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं में प्रवेश किया। उसके सामने राजा पुरुषोत्तम खड़े थे, जिन्हें पोरस के नाम से जाना जाता है। झेलम यानी हाइडस्पेस नदी के तट पर एक भीषण युद्ध हुआ। पोरस के पास युद्ध के हाथी और प्रशिक्षित सैनिक थे। ये युद्ध सिकंदर के जीवन के सबसे कठिन युद्धों में से एक था। अंततः सिकंदर की विजय हुई, लेकिन पोरस के साहस और शालीनता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इन शब्दों से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को फिर से राजा के रूप में बहाल कर दिया। सिकंदर भारत के और अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक जो सालों के युद्ध से थक चुके थे और घर जाने के लिए तरस रहे थे, टूट गए। अज्ञात भूमि का डर भी था। ब्यास नदी के तट पर सैनिकों ने साफ कह दिया, अब और नहीं। पहली बार सिकंदर रुकने को मजबूर हुआ। उसे एहसास हुआ कि एक आदमी दुनिया तो जीत सकता है, लेकिन वो मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं को कभी पार नहीं कर सकता। दोस्तों, जो आदमी पूरी दुनिया को जीतने निकला था, उसे उसके ही सैनिकों ने रोक दिया। सवाल ये है कि उस अजेय सम्राट का आगे क्या हुआ? भारत अभियान के बाद सिकंदर आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। उसने अपनी सेना के साथ एक भयानक रास्ते से वापसी की यात्रा शुरू की, गेड्रोसियन रेगिस्तान। इस यात्रा के दौरान भीषण गर्मी, पानी की कमी और अकाल के कारण हजारों सैनिकों की मौत हो गई। इतिहासकारों ने इस फैसले को सिकंदर की सबसे बड़ी रणनीति भूल कहा है। फिर भी वो नहीं रुका। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर बेबीलोन पहुंचा। वो केवल 32 वर्ष का था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी नई योजनाओं से भरा था। अरब प्रायद्वीप में एक अभियान, भूमध्य सागर की विजय, एक स्थायी विश्व साम्राज्य का निर्माण और पूर्व और पश्चिम के बीच पूर्ण संबंध स्थापित करना।
वो एक ऐसा साम्राज्य चाहता था जहां ग्रीक, फारसी, मिस्र और भारतीय सभी की एक ही पहचान हो। लेकिन अचानक सिकंदर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बुखार, कमजोरी और बेहोशी। 10 दिनों के भीतर स्थिति गंभीर हो गई। 10 जून 323 ईसा पूर्व को सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कारणों को लेकर अभी भी काफी बहस है। मलेरिया, टाइफाइड, जहर देना या अत्यधिक शराब का सेवन, कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। दोस्तों, अपनी मृत्यु के समय सिकंदर से पूछा गया था, आपका साम्राज्य किसे मिलना चाहिए? सिकंदर ने उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली को। इस एक वाक्य ने भविष्य तय कर दिया। उसका कोई वयस्क वारिस नहीं था, इसलिए उसके सेनापति आपस में ही लड़ने लगे। इस प्रकार विशाल साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। 100 साल के भीतर साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया। अब सवाल यह है कि सिकंदर इतिहास में अमर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सिकंदर ने केवल युद्ध नहीं जीते, उसने दुनिया बदल दी। उसके प्रभाव में ग्रीक भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई और हेलेनिस्टिक संस्कृति का जन्म हुआ। पूर्व और पश्चिम के बीच ज्ञान और व्यापार का एक सेतु बना। विज्ञान, दर्शन और कला में क्रांति आई। उसने दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति युवा है तो भी उसके सपने असीमित हो सकते हैं। 30 साल से पहले दुनिया जीतने वाले व्यक्ति की 32 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। सिकंदर ने साबित कर दिया कि इतनी कम उम्र में भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सिकंदर महान का जीवन हमें एक गहरा सत्य सिखाता है। वो उम्र नहीं, समय नहीं और सीमाएं नहीं, बल्कि आपके सपने ही हैं जो आपको महान बनाते हैं। हो सकता है कि वो लंबे समय तक जीवित ना रहा हो, लेकिन उसने जो जीवन चुना वो हजारों साल बाद भी दुनिया को हैरान करता है। दोस्तों, इतिहास में कई राजा आए और गए, लेकिन सिकंदर महान केवल एक ही है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह के और दिलचस्प एपिसोड पाने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।